वंदे मातरम। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने भारत का जलवायु देखा था, तापमान देखा था, जुलाई और जनवरी महीने की स्थिति, फिर बाद में कौन कौन से भारत में 3 ऋतु हैं जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, इनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। फिर जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। फिर संसाधन क्या है, संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने प्राकृतिक संसाधन के जो 3 प्रकार है, जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन, तो इनमें हमने जल संसाधन और खनिज संसाधन की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भूमि संसाधन क्या है और कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सभी जरा जब मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भूमि और जमीन संसाधन। वृक्ष के समूह को जंगल कहा जाता है। भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता के कारण भारत में विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना है कि वृक्ष के समूह को जंगल कहा जाता है। जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हो तो उसे क्या कहते हैं हम, जंगल। भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता के कारण, यानी कि इन दोनों की अलग अलग विशेषताओं के कारण भारत में विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के जंगल भारत में नहीं पाए जाते हैं, तो विविध प्रकार के। भारत में 5000 प्रकार के वृक्ष है। भारत में लगभग कितने प्रकार के वृक्ष है, तो 5000 प्रकार के। वनस्पतियों की विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। यानी कि वनस्पतियों की जो विविधता है जो भारत में देखी जाती है, विश्व में भारत का इस कारण 10वां स्थान भारत को मिला है कि भारत 10वें नंबर का ऐसा देश है कि जहाँ पर विविध प्रकार की या विविधता वनस्पतियों की विविध प्रकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। भारत प्राचीन समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता होगा कि अभी एलोपैथी, होम्योपैथिक जैसी दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भारत जो है वो जड़ी बूटियों से ही अपनी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो बनाता था और उसी के लिए भारत प्रसिद्ध भी है। हमारे आयुर्वेद में 2000 वृक्ष और पौधों का वर्णन है। यानी कि आयुर्वेद में जिस भी वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दवाई बनाई जा सकती है, ऐसे 2000 वृक्ष और पौधों का वर्णन किया गया है। जंगल हमारे देश की अमूल्य संपत्ति है। जंगल क्या है, हमारे देश की अमूल्य संपत्ति है। ईशान्य भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के में नित्य हरे जंगल रहते हैं। यानी कि भारत का जो ईशान्य भाग है, जो पहाड़ी राज्य है, अंडमान निकोबार हैं, ये द्वीप समूह है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 2.6 भारत के जंगल के नक्शे में देखिए आपको अंडमान निकोबार ये इस साइड में दिखाई देगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा यहाँ के जंगल कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं। यहाँ वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसीलिए ये जंगल 12 मास हरे ही रहते हैं। यानी कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि एक साथ उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईशान्य भारत में जो वृक्ष है उनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। वो इसी कारण क्या होते हैं, तो 12 मास वो हरे दिखाई देते हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 30 से 35 मीटर होती है। ईशान्य भारत के जो भाग है, पहाड़ी राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर वृक्षों की लगभग ऊंचाई कितनी है, तो 30 से 35 मीटर। यहाँ बांस, सागवान, साल, मेहगोनी, शीशम आदि मुख्य वृक्ष हैं। ईशान्य भारत में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो बांस, सागवान, साल, मेहगोनी और शीशम, ये यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत, हिमालय के कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरि श्रृंखलाओं की ढलानों पर पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं। यह मुख्य वृक्ष में सागौन, साल, महुआ, बरगद, पीपल है। यहाँ के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं। देखिए, विंध्य और सातपुड़ा के पर्वत, फिर हिमालय के कुछ ढलान हैं, फिर पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरि श्रृंखलाओं की ढलानों पर कौन से जंगल विकसित हुए हैं, तो पतझड़ वाले। पतझड़ यानी कि इनके जो पत्ते हैं वो किसी एक ऋतु में झड़ जाते हैं या पतझड़ के ऋतु में वो झड़ जाते हैं। यह मुख्य वृक्ष कौन कौन से है, तो सागौन है, साल है,
महुआ, बरगद और पीपल जैसे वृक्ष विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत के या फिर गिरि श्रृंखलाओं की जो ढलानें हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है समुद्र किनारे जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश है वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं, उन स्थानों पर भाटा के जंगल हैं। गंगा के डेल्टा में उगा जंगल सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए कि जो नदियाँ है समुद्र किनारे है जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश है वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं, यानी कि वहाँ पे भाटा का पानी भर जाने पर उन स्थानों पर भाटा के जंगल हैं। गंगा के डेल्टा में उगा जंगल, गंगा का जो डेल्टा तैयार हुआ है यानी कि उसमें से जो गाल जैसी बारीक मिट्टी आती है उसी का ये डेल्टा जंगल यहाँ पर है और इस जंगल में सुंदर वन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस वन को किस रूप से जाना जाता है या इस जंगल को तो सुंदरवन इस नाम से जाना जाता है, ये भाग प्रसिद्ध है। यहाँ ताड़, केवड़ा, सुंदरी, चेर आदि के वृक्ष हैं। तो समुद्र किनारे और नदिया के डेल्टा प्रदेश में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, किसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो ताड़, फिर केवड़ा, सुंदरी, चेर, ये वृक्ष यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए भारत के जंगल दिए गए हैं, जहाँ पर आपको हरा चिन्ह दिखाई देता है वो सब क्या है, तो भारत के जंगल है जहाँ पे वृक्षों की संख्या अधिक है। हिमालय तथा पश्चिमी घाट के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में शंकुद्रुम के जंगल उगे हैं, यानी कि हिमालय तथा पश्चिमी घाट के जो ऊंचे पर्वतीय इलाके हैं इनमें शंकुद्रुम के जंगल उगे हैं। यहाँ देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष घने प्रमाण में उगते हैं। हिमालय तथा पश्चिमी घाट में जो ऊंचे पर्वतीय इलाके हैं यहाँ पे शंकुद्रुम के जंगल उगे हैं और यहाँ पर मुख्यतः देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष घने प्रमाण में उगते हुए दिखाई देते हैं। फिर नैऋत्य पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं पश्चिमी इलाकों में कटीली वनस्पतियों के जंगल है। इसमें बेर, थुअर, खिजड़ा, बबूल आदि वृक्ष हैं, यानी कि नैऋत्य जो पंजाब और पश्चिम हरियाणा का भाग है, देखिए नैऋत्य पंजाब और पश्चिम हरियाणा का ये जो भाग है यहाँ पर ज़्यादातर हमें कौन कौन से वृक्ष दिखाई देते हैं, तो बेर, थुअर, खिजड़ा, बबूल आदि वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर जंगलों का महत्व क्या है, जंगल विविध उत्पादन देते हैं। जंगलों से देश को अनेक विधि लाभ होता है। जंगल के कुछ मुख्य उत्पादन या कुछ गौण उत्पादन हैं। देखिए जंगल का महत्व हमारे लिए क्यों है, तो जंगल विविध उत्पादन देते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष या फिर वनस्पतियाँ या फिर जो हम आयुर्वेद में जिसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए, ऐसे वृक्षों के उत्पादन जंगल हमें देते हैं। जंगलों से देश को अनेक विधि लाभ होता है, विविध प्रकार का लाभ हमें जंगलों से होता है। जंगल के मुख्य उत्पादन या कुछ गौण उत्पादन है, कुछ तो मुख्य उत्पादन है और कुछ गौण है। पहला है सुंदरवन में होने वाली सुंदरी वृक्षों से नाव या स्टीमर बनते हैं। देखिए सुंदरवन में जो होने वाली सुंदरी वृक्ष होते हैं उनसे क्या बनते हैं, तो नाव और स्टीमर बनते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है बांस से टोकरा, टोकरी, सूप, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। और जो बांस जैसा वृक्ष है या बांस जैसा जंगल, बांस का उत्पादन देने वाले जो जंगल है, तो बांस द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, टोकरा, टोकरी, फिर सूप, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और ताड़ और खजूर के पत्ते से झाड़ू और खेर के वृक्ष से कत्ता बनाया जाता है। ताड़ और खजूर के जो पत्ते होते हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं झाड़ू, तो वो झाड़ू इनसे बनते हैं। और खेर के वृक्ष से क्या बनता है, तो जो पान खाते हैं लोग, तो पान में इस्तेमाल होने वाला कत्ता यहाँ पर खेर के वृक्ष से बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज का मावा, यानी कि देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज निर्मित के लिए उसका मावा बनाया जाता है। फिर दवाई तथा चाय की पेटियाँ, दवाई भी बनाई जाती है देवदार और चीड़ की लकड़ियों से। फिर चाय की पेटियाँ भी बनाई जाती है। दिया सलाई, खेलकूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग विकसित हुआ है। यानी देवदार और चीड़ लकड़ियों से क्या क्या बनाया जाता है, तो कागज का मावा, दवाई तथा चाय की पेटियाँ, दिया सलाई, खेलकूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग यहाँ पे विकसित हुआ है। चीड़ के लाशे से
टर्पेंटाइन बनता है। चीड़ का जो लासा तैयार होता है उससे क्या बनता है, तो टर्पेंटाइन बनता है। लाख का उपयोग वार्निश, छपाई कार्य की शाही, विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने के लिए किया जाता है। लाख जो है वनस्पति, तो उसका उपयोग किस लिए होता है, वार्निश, छपाई के कार्य में शाही के रूप में, फिर विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने के लिए भी लाख का उपयोग किया जाता है। अब जंगलों का संवर्धन हमें किस प्रकार करना चाहिए, ये किस प्रकार होता है। जंगलों का संवर्धन, वन संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है, बेहिसाब होने वाले वृक्षों के छेदन पर अंकुशन करना चाहिए। वृक्षों को गैरकानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को बड़ी सजा देनी चाहिए। आपको पता है आज इतने सारे मात्रा में प्रदूषण फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। या प्रदूषण से होने वाली हमारे ज़िंदगी पर जो हानिकारक परिणाम है वो भी, उससे भी हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो ये जो बेहिसाब वृक्षों के छेदन हो रहे हैं या उनके गैरकानूनी रूप से उनको कटाई कर रहे हैं लोग, तो वो जो कटाई करने वाले लोग हैं या व्यक्ति हैं उन पर क्या होना चाहिए, तो कड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। दूसरा है, पड़ती ज़मीन में वृक्षारोपण कार्यों को बढ़ा देना चाहिए। जो ज़मीन खाली है उनमें हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्यों को बढ़ा देना चाहिए। तीसरा है, सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को जागरूक करने एवं उसके लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है इत्यादि का अधिक से अधिक इन ऊर्जा स्रोतों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं किसका उपयोग करते हैं ईंधन के स्वरूप में, तो पेड़ों को काटते हैं, उनकी लकड़ियों को सुखाने के बाद चूल्हे में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कारण भी वृक्षों की बेहिसाब कटाई लोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सौर ऊर्जा हुआ, बायोगैस हुआ, पवन ऊर्जा आदि इन अन्य ऊर्जा स्रोतों को अधिक से अधिक हमें उपयोग में लाना चाहिए और नागरिकों को इसके लिए जागरूक भी करना चाहिए। और इतना ही नहीं तो आवश्यक हो वो सहायता भी मतलब जागरूक करने के लिए जो आवश्यक सहायता हो वो देनी चाहिए। जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल संशोधन की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में हमें जंगल संशोधन की संस्थाओं की भी स्थापना करनी चाहिए। आगे का पॉइंट है, वन संरक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपना फर्ज अदा करे। वन रक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपना फर्ज अदा कर सके। अभी यहाँ पर देखिए, वृक्ष हत्या, जीव हत्या, फिर वृक्ष के बारे में 2.7 में 2 चित्र दिए हुए हैं और उनकी में एक संदेश भी दिया है कि अगर हम वृक्ष की हत्या करेंगे तो अपने आप जीव की हत्या हो रही है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य दिया है, अपने गांव के किन्हीं 10 वृक्षों की सूची तैयार कीजिए। इन वृक्षों का दवाई तथा रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या उपयोग होता है और उस पर टिप्पणी तैयार कीजिए। अर्थात आप गांव में हो तो गांव में आपके कौन कौन से 10 वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं और उनका दवाई के लिए या फिर रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। वन्य जीवन, अब ये था हमारा जो भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन के अंतर्गत हमने देखा है कि जंगल है, जंगलों की हमें किस तरीके से देखरेख करनी चाहिए और उनका किस प्रकार से हमें संवर्धन करना चाहिए और संवर्धन या फिर जंगलों का रक्षण करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आगे है वन्य जीव संसाधन। भारत का वन्य जीवन अनोखा व वैविध्यपूर्ण है। विश्व के विभिन्न जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां भारत में हैं। भारत का वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए, भारत का जो वन्य जीव संसाधन है, भारत का वन्य जीव अनोखा और वैविध्यपूर्ण है। हमें यहाँ पर विविध प्रकार के जो जीव है वो दिखाई देते हैं। विश्व के विभिन्न जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियाँ भारत में दिखाई देती है। भारत का यही वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। जंगलों में ये जीव है, वन्य जीव है, तभी तो ये प्रकृति का सौंदर्य और ही खुलता है।
पहला पॉइंट है कर्नाटक, केरल, असम में महाकाय हाथी दिखाई देते हैं। महाकाय हाथी कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो कर्नाटक, केरल और असम। वह सबसे बड़ा सस्तन प्राणी है। जंगलों में लकड़ी हटाने, माल सामान को लाने तथा ले जाने में इनका उपयोग किया जाता है। कर्नाटक, केरल और असम में हमें महाकाय यानी कि बड़े स्वरूप जिनका आकार बहुत बड़ा है ऐसे हाथी दिखाई देते हैं। वह सबसे बड़ा सस्तन प्राणी है। ये प्राणी कैसा है? सस्तन प्राणी है। और जंगलों में ये कौन कौन से कार्य करते हैं? तो लकड़ी हटाना, माल सामान को लाने तथा ले जाने का कार्य ये हाथी द्वारा किया जाता है या हाथी इस कामों में हाथी का उपयोग किया जाता है। पॉइंट 2 है कि एक सिंगी गेंडा भारत का विशिष्ट प्राणी है। एक सिंगी गेंडा भारत का कैसा प्राणी है? तो विशिष्ट प्राणी है। ये लगभग कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में यह बसते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक सिंगी गेंडा भारत में कौन से क्षेत्रों में दिखाई देता है या कौन से क्षेत्रों में ये बसते हैं? तो असम एवं पश्चिमी बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में ये बसते हैं। यहाँ पर मतलब ये वहाँ पर दिखाई देते हैं। पॉइंट 3 है कच्छ के छोटे मरुस्थलीय प्रदेशों में घुड़खर, जंगली गधा, घुड़खर अर्थात जंगली गधा और महामरुस्थल के रेगिस्तानी प्रदेशों में ऊँट दिखाई देते है। कच्छ के छोटे मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से प्राणी अधिक दिखाई देते हैं? तो घुड़खर, जिसे हम जंगली गधा भी कहते हैं। और मरुस्थल के रेगिस्तान यानी बड़ा जो मरुस्थल रेगिस्तान का प्रदेश है वहाँ पर ऊँट दिखाई देते हैं। भारत में सिंह तथा बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। हिंसक प्राणियों में एशिया सिंह गुजरात राज्य के गिर जंगलों में बसते हैं। हमें पता है कि भारत में सिंह तथा बाघ दोनों ही प्राणी हैं, लेकिन इसमें हिंसक प्राणियों होने के बावजूद भी एशियाई सिंह गुजरात का जो राज्य है गिर का जंगल, तो वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत में दिन ब दिन बाघों की संख्या बहुत घटती जा रही है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल का बाघ रॉयल टाइगर विश्व भर में बाघ की 8 जातियों में से एक है। विश्व भर में बाघ की लगभग 8 जातियां हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल का जो बाघ है रॉयल टाइगर जो सफ़ेद है, तो बाघ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय विस्तार में पाए जाते हैं। बाघ कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय का जो विस्तार है वहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल का जो रॉयल टाइगर है वो विश्व भर के 8 प्रजातियों में से एक है। हिमालय विस्तार में तिब्बतियन रीछ और गुजरात के डेडियापाड़ा के जंगलों में रीछ दिखाई देते हैं। रीछ 2 विभागों में दिखाई देते हैं। एक तो हिमालय विस्तार में तिब्बतियन रीछ और गुजरात के डेडियापाड़ा के जंगलों में भी रीछ दिखाई देते हैं। फिर देखिए, चित्ता, लकड़बग्गा, नीलगाय, तेंदुआ, कालियार, मृग इत्यादि प्राणी भारत में पाए जाते हैं। और ये तो विशेष भागों में पाए जाते हैं, जैसे घोड़ा हुए, हाथी हुए, फिर उनके बाद शेर हुए, फिर बाघ हुए, इतना ही नहीं, रीछ हुआ, फिर एक सिंगी गेंडा हुआ। तो ये सब तो भारत में पाए ही जाते हैं। इनके साथ चित्ता, लगड़बग्गा, नीलगाय, तेंदुआ, कालियार, मृग ये प्राणी भी भारत में अधिक स्वरूप में पाए जाते हैं। भारत के जंगलों में लंगूर, गिबन, हुलोक और माकड़ा आदि बंदरों की जातियाँ बसती हैं। देखिए ये सब किसकी जातियाँ हैं? तो बंदरों की। कौन कौन सी है? भारत के जंगलों में बंदरों की कौन कौन सी जातियाँ हैं? तो लंगूर, गिबन, हुलोक और माकड़ा आदि ये सब बंदरों की जातियाँ भारत में बसती है। भारत में पंछियों की भी विविधता बेजोड़ है, यानी कि जिस प्रकार प्राणियों भी विविधता हमें दिखाई देती है उसी प्रकार यहाँ पर पक्षियों की भी विविधता दिखाई देती है। उसमें बतख, बाज, तोता, काबर, कबूतर, मैना आदि जाति के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? तो बतख है, बाज है, तोता है, काबर है, कबूतर है, मैना है। ये सब पक्षी भारत में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर अत्यंत सुंदर है। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, और वो दिखने में बेहद ही सुंदर है। अपने पंखों के कारण वह बहुत ही सुंदर लगता है। कच्छ के बड़े मरुस्थलीय में कादव कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखा पक्षी अंडा देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कच्छ में
मरुस्थलीय, जो बड़ा मरुस्थलीय विभाग है उसमें कादव कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखा पक्षी वहाँ पर अंडे देते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है। राजस्थान में यानी कि विश्व में प्रसिद्ध है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या है, तो 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है यह। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश के प्रसिद्ध पक्षी हमें दिखाई देते हैं। कहाँ पे, तो गुजरात के नल सरोवर में। 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सारस और सर्वाधिक वजन वाले पक्षी घोराड बड़े आकर्षक होते हैं। 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला पक्षी कौन सा है, तो सारस, और सर्वाधिक वजन वाला पक्षी कौन सा है, तो घोराड। ये बड़े आकर्षक होते हैं। कच्छ के विशाल रेगिस्तान में कादव कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखा पक्षी अंडे रखते हैं। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का यह निवास स्थल बना है। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए एक प्रसिद्ध अभयारण्य है। गुजरात का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, तो नल सरोवर। और राजस्थान का कौन सा है, तो केवलादेव। भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बुमला, पोम्फ्रेट, हेरिंग, सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि असंख्य मछलियाँ पाई जाती है। भारत का जो पूर्व पश्चिमी सागर का किनारा है वहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। तो एक है मेरकल, दूसरा झींगा, तीसरा है बुमला, फिर पोम्फ्रेट, फिर चौथा है फेरिंग, सामन, शार्क और डॉल्फिन इत्यादि असंख्य मछलियाँ भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारे में पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए भारत का एक नक्शा दिया है 2.8 भारत के अभयारण्य कौन कौन से अभयारण्य हैं। तो यहाँ पर देखिए कांजीरंगा है, यहाँ पर क्या है, तो एक सींगी गेंडा है, फिर कॉर्बेट है, तो यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, फिर कान्हा है, फिर यहाँ पे कच्छ का रण है, सासनगीर है, यहाँ पर सिंह पाए जाते हैं, बराबर। तो इस प्रकार केवलादेव है, तो यहाँ पर मोर पाए जाते हैं अधिक। बांदीपुर में टाइगर यानी कि बाघ पाए जाते हैं, और केरल में हाथी, पेरियार वगैरह यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। अभयारण्य है, भारत में 490 अभयारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कुल मिलाकर कितने अभयारण्य हैं, तो 490, और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 89 यानी 89। अब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राज्य केंद्र शासित कौन सा प्रदेश है, यानी कि कौन से प्रदेश में है, और उनमें कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, इसके बारे में एक चार्ट दिया है। तो इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा, ये कहाँ पर है, तो असम, और यहाँ पे कौन कौन से प्राणी हैं, तो गेंडा, जंगली भैंस और हिरण। फिर दूसरा है थार का मरुस्थल, यहाँ पर राजस्थान, कौन से राज्य में है, राजस्थान में, और मरुस्थल की बिल्ली। यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो बाघ और साबर। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है, गुजरात में, और यहाँ पे कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, तो सिंह और चीता। फिर है 5वां वेन्हावदार राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात, यहाँ पर प्राणी कौन से हैं, तो कालियार और खड़मोर। केवलादेव राजस्थान में है, और यहाँ पर विविध पक्षी पाए जाते हैं, जैसे आपको बताया 1.5 लाख के लगभग पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बांदीपुर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में, और यहाँ पर हाथी, रीछ, सुअर और जंगली बिल्ली पाई जाती है। दची गांव जम्मू कश्मीर में आता है, और यहाँ पर कस्तूरी मोर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिम कार्बेट उत्तरांचल बाघ, हाथी और चीता हिरण के लिए ये अभयारण्य है। इस उद्यान में ये सब प्राणी पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य के पीने योग्य पानी पृथ्वी की सतह पर 2% से भी कम है। अधिकतर उद्योग प्रदूषित पानी और जहरीले ठोस कचरे को छोड़ने के कारण भूगर्भ के पानी में अत्यधिक प्रदूषण हुआ है।
जिससे जीव सृष्टि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। उद्योग के प्रदूषित पानी का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वन विकास को प्राधान्यता देनी चाहिए। आग के कारण जंगलों का विनाश न हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो हमारे पास है, लेकिन उनका संरक्षण और विवेकपूर्वक उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। आपको पता है, मनुष्य के पीने योग्य पानी खाली पृथ्वी की सतह पर कितना है, तो खाली 2% पानी मानव को पीने योग्य है। फिर भी हम उसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग ही जानते हैं कि अधिकतर उद्योग प्रदूषित पानी और जहरीले ठोस कचरे को छोड़ने के कारण भूगर्भ के पानी में अत्यधिक प्रदूषण हुआ है। जो लोग उद्योग प्रस्तापित करते हैं और उद्योगों द्वारा जो गंदा पानी बाहर छोड़ा जाता है या ठोस कचरा छोड़ा जाता है, उसके कारण भूगर्भ के अंतर्गत जो पानी है वो और अधिक मात्रा में प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे जीव सृष्टि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। ये आपको पता ही है कि प्रदूषण कितने गंभीर तरीके से लोगों के जीवन पर असर कर रहा है। उद्योगों के प्रदूषित पानी का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए, यानी कि उद्योगों के लिए जो प्रदूषित पानी है उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। या उद्योगों द्वारा जो भी गंदा पानी निकलता है उसको फिल्टर करके उसका फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। विद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वन विकास को प्राधान्यता देनी चाहिए, यानी कि जब हमारे जैसे बच्चे या हमारे जैसे नागरिक सतर्क होकर इस पाठ्यक्रम को जब पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, तब हो सकता है कि वन विकास के लिए कोई अगर एक आध घटक हमने पढ़ा है और उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये जो आज वृक्षों की भी बेहिसाब कटाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए आवश्यक है। तो इसके कारण पाठ्यक्रम में वन विकास को प्राधान्यता देनी ही चाहिए। आग के कारण जंगलों का जो विनाश हो रहा है वो न हो, इसके लिए हमें सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कि कोई भी कचरा कहीं पे भी जलाकर नहीं फेंकना चाहिए, कोई भी जलती चीज़ हमें खुले में नहीं डालनी चाहिए। पॉइंट 2 है, खनिज प्रकृति का उपहार है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। खनिज का संरक्षण विकल्प ढूंढना चाहिए। खनिज पदार्थों का घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। जिस प्रकार हमने पानी या फिर वन विकास के बारे में सोचा है, उसी प्रकार से हमें खनिज जो है हमारा प्रकृति का हमारे लिए उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है, तो उसका भी हमें उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। खनिज संरक्षण का विकल्प ढूंढना चाहिए, यानी कि खनिजों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड है वो कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए। खनिज पदार्थों का घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया का बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि एक बार अगर किसी धातु का इस्तेमाल हुआ है और फिर वो धातु का जो इस्तेमाल हुआ है और वो चीज़ अगर ख़राब होती है, तो फिर से उसका दूसरी वस्तु बनाने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जंगलों के विनाश के कारण वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है। कुछ प्रजातियां कुछ विस्तारों में लुप्त हो गई है। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सींग, दांत, त्वचा इत्यादि को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाता है। इसके लिए वन्य प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन्य भूमि तथा वन्य जीवों के महत्व के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए। देखिए, जंगलों के विनाश के कारण वन्य प्राणियों का भी जीवन कैसे दिखाई दे रहा है, संकट में है। कुछ प्रजातियां कुछ विस्तारों में लुप्त हो गई, जैसे बाघ जैसे जो प्राणी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सींग, दांत, त्वचा इत्यादि को प्राप्त करने के लिए लोग उनका शिकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए वन्य प्राणी और पक्षियों के होने वाले गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए। वन्य प्राणी और पक्षियों का जो गैर कानूनी व्यापार होता है उन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन्य भूमि,
वन्य जीवों के महत्व के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का भी अधिक विकास करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। प्राकृतिक शिक्षण शिविर द्वारा नागरिकों में वन्य जीवन के बारे में सजगता लाने का प्रयत्न करना चाहिए कि वन्य जीव हमारे लिए कितने मायने रखते हैं और हम उनको किस प्रकार नष्ट करते जा रहे हैं। इसके बारे में हमें सबको जानकारी देनी ही चाहिए, क्योंकि तभी हमारा पर्यावरण सही रहेगा। पर्यावरण, वन्य भूमि तथा वन्य जीव यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रकृति की वो शोभा है और उन्हें हमें इस प्रकार नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें वृक्षों का संवर्धन करना चाहिए, फिर अपने पशुओं का संवर्धन करना चाहिए। इतना नहीं, वन्य जो हमारी वनस्पतियाँ हैं या फिर जो हमारा पर्यावरण है, इन सभी चीज़ों का हमें संवर्धन करना चाहिए, तभी हमारी प्रकृति सही तरीके से अपना विकास कर पाएगी। अन्यथा प्रकृति में बहुत सारे प्रदूषण फैलेंगे तो कहीं ना कहीं जनजीवन भी उससे प्रभावित होने वाला है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।